हाय गाइस, सो आज हम लोग बात करेंगे प्रेपोजिशन टू की। अब टू इज़ वन प्रेपोजिशन जो मैक्सिमम आपकी गलतियां कराएगा प्रेपोजिशन में। अब अगर मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि टू का हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो या तो से बोलते हैं या को बोलते हैं। लेकिन जब हम टू की बात करेंगे स्पेसिफिकली, जब ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, एक्स वाई ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एनडीए सीडीएस एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखेंगे प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, राइट। सो टू को हमारे को कंपेयर करना आना चाहिए कि अगर टू के साथ क्या ऑप्शंस हैं उस हिसाब से मैं चेक करूँ, राइट। तो हम इसको हिंदी में नहीं याद करके हम इसको कंपेयर करेंगे कि किन किन वर्ड्स के साथ क्या क्या इसका मीनिंग हो सकता है और इसको कैसे चेक करना है। तो इसका जो फर्स्ट है दैट इज़ टू एंड फॉर। सो गाइज, टू को समझने के लिए अब हम सबसे पहले समझेंगे डिफरेंस बिटवीन टू एंड फॉर। वापस अगर मैं आपसे हिंदी में बोलूँ फॉर का हिंदी मीनिंग, तो आप लोग बोलेंगे के लिए, राइट। सो मैं अब जो हम सबसे पहले बात करेंगे, हम बात करेंगे जहाँ पे टू का मतलब भी के लिए हो और फॉर का मतलब भी के लिए हो, अगर हिंदी में ही जाना है। अदरवाइज आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि हमें याद रखना है कि टू और फॉर कैन हैव अ सेम मीनिंग। तो ये दोनों सेम कब होते हैं? अब इसके बाद हम ट्रांसलेशन अवॉइड करेंगे। तो जब भी मैं किसी काम का पर्पस बता रहा होता हूँ, उस वाले टू का मतलब और उस वाले काम फॉर का मतलब सेम हो सकता है, राइट। सो जैसे आई स्टडी इंग्लिश एंड आई गो टू दिल्ली। अब ये मैंने जानबूझ के टू लिखा है क्योंकि ये टू और ये टू में भी फ़र्क है। अब हमको सबसे पहले क्या समझना है कि टू और फॉर कब सेम होंगे? जब हमारा पहला सेंटेंस ख़त्म होता है और अब मैं बताता हूँ कि ये काम मैं क्यों करता हूँ, मैं इस काम का पर्पस बताता हूँ। तो इस वाले टू की जगह फॉर अब बिल्कुल अलग है, बट यहाँ पे डेफिनेटली टू और फॉर सेम हो सकते हैं। तो आप कोई भी काम क्यों करते हो वहाँ पे टू और फॉर लगेगा। द डिफरेंस बीइंग, अगर हमें नाउन, या ये आप लोगों को वीडियो अभी 2-4 दिन में मिल जाएगा, जीरन, जिसको हम वर्ब में आईएनजी लगाना बोलते हैं। तो अगर आप फॉर लगाएंगे तो या तो वर्ब में आईएनजी होना चाहिए या फिर नाउन होना चाहिए, और अगर आप टू लगाएंगे तो इट हैज़ टू बी अ नॉर्मल वर्ब। वी कैन हैव अ फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ इट, राइट। एक्सेप्शंस हम बाद में बात करेंगे, बट नॉर्मली अगर मैं वर्ब्स की बात कर रहा हूँ तो टू के बाद विद नॉन आईएनजी वर्ब्स, फॉर के बाद नाउन्स और जीरन्स, राइट। कहने का क्या मतलब है? आई स्टडी इंग्लिश, टू पास वर्ब है, फॉर एग्जाम्स, राइट। तो आप पास होने के लिए पढ़ते हैं तो टू पास, और आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो फॉर एग्जाम्स। इसी तरह से आई गो टू दिल्ली, टू प्ले, एंड आई गो टू दिल्ली फॉर माई। तो यहाँ तक तो आपके पास सिंपल होना चाहिए। अगर आपको टू और फॉर में से पिक करना है, सबसे पहले आप देखेंगे इनका मीनिंग सेम कब होगा? जब हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया है ख़त्म। फर्स्ट सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हम टू और फॉर लगा सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, ये वाला, ये हम जब आपको जीरन्स का वीडियो हम अपलोड करेंगे अभी 2-4 दिन में, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। बट फिलहाल फॉर प्ले की जगह प्लेइंग, या यहाँ पे पास की जगह पासिंग, फॉर पासिंग, फॉर प्लेइंग। तो फॉर के साथ या तो आईएनजी या नाउन, और टू के साथ वर्ब। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो टू का आएगा जब मेरे को टू और फॉर में से पिक करना हो। अगेन इस टू की बात नहीं हो रही है, इस टू की बात हो रही है जो टू पर्पस बताएगा। तो जब टू पर्पस बताएगा तो वो टू और फॉर सेम हो सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट वेरिएशन या फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट टू। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब जो हमारा अगला डिफरेंस है दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू, फॉर एंड विद। जब तीनों के बाद क्या लिखा होगा, नाउन या प्रोनाउन, राइट। अब अगर तीनों के बाद नाउन लिखा है तो पहली चीज़ तो अच्छी आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस के बीच में आया होगा, ये पर्पस नहीं बता रहा होगा, राइट। तो क्योंकि ये पर्पस नहीं बता रहा है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो ये हो सकता है। अब इसको समझने से पहले एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ प्रेपोजिशंस का, विच सेज कि हम कहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। ये स्पॉटिंग एरर्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हिंदी के हिसाब से प्रेपोजिशन लग जाता है, इंग्लिश में वो गलत हो जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूँ, या मैं हर किताब में लिखा होता है कि मैरिड के साथ क्या प्रेपोजिशन लगेगा,
टू, बट प्रॉब्लम बीइंग मैरिड के साथ टू लगेगा ये हर कोई याद करके चला जाता है, बट कैसे लगेगा ये कोई भी याद नहीं करके जाता। तो इसलिए ये आगे चलने से पहले एक बार एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि नो प्रेपोजिशन कब होगा। नो प्रेपोजिशन का एक चीज़ मेरे को समझना है, नाउन एंड वर्ब रिलेशनशिप। अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा दिया कि मैरिड के साथ हमेशा टू आएगा। अब आजकल के पेपर्स में क्या हुआ, एग्जामिनर हैज़ बिकम लॉजिकल। वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जहाँ पे मैरिड के साथ टू नहीं लगना होगा, बाकी कुछ भी लग सकता है, राइट। तो मेरे को रट के तो जाना ही नहीं है। रट के जाने और समझने में एक बेसिक सा फ़र्क है। अगर आप ये वाला रूल आपको समझ में आता है तो आपके 100 में से 90 क्वेश्चंस ठीक होंगे। आप रट के जाएंगे तो अगेन आपको कितना याद करने पड़ेंगे, आपको लगभग 500-600-700 पेयर्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। और अगर आप वो याद करके गए, और जैसे कि आजकल ट्रेंड है एक्सेप्शंस आ रहे हैं, एग्जामिनर ने उसका एक्सेप्शन दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बिकॉज आप उसको समझ नहीं पाएंगे, राइट। सो अब रूल क्या कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर वर्ब एक पर्टिकुलर नाउन को इफेक्ट कर रहा है, अगर ये काम इस नाउन या प्रोनाउन के साथ हो सकता है तो बीच में हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई किल्ड अ बॉय, आई किल्ड अ गन। अब मैंने देखा ये है वर्ब किल्ड, क्या मैं किसी लड़के का मर्डर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। सो किल्ड अ बॉय, आप एक लड़के को मार सकते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, नो प्रेपोजिशन। तो ये क्वेश्चन हो गया ठीक। अब मैं बोलता हूँ आई किल्ड अ गन, इसका क्या मतलब हो गया, मैंने बंदूक को मारा। आप बंदूक को नहीं मार सकते, आप बंदूक से मारेंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रेपोजिशन तो आएगा, चाहे वो बाय आए, चाहे वो विद आए, चाहे वो टू आए, चाहे फॉर आए। लेकिन आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे प्रेपोजिशन आना ज़रूरी है, यहाँ पे कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। तो अगर अब क्या होता है, एग्जामिनर एक्स्ट्रा प्रेपोजिशंस लगाता है। जैसे हम लोग रटते हैं कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, आपसे फॉर एग्जाम्पल ये स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन है, आई डिस्कस अबाउट यू, तो आप तुम्हारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे देखना है इसका मतलब, और ये मैं किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में बात करना। तो ये अबाउट जो है यहाँ पे गलत है, आई डिस्कस द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई डिस्कस अबाउट यू नहीं होगा, आई डिस्कस यू, आई डिस्कस द प्रॉब्लम, आई डिस्कस द सिचुएशन। डिस्कस अबाउट द सिचुएशन, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, सब गलत होता जाएगा। वाई? क्योंकि आप इन डिस्कस मतलब ये वाला वर्ब इस नाउन के साथ हो सकता है। तो हमारे को ये थोड़ा सा लॉजिकल जाना पड़ेगा। अगर हम केवल रट के गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ किल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन ऐसा भी रूल नहीं है, अगर आप लड़के को मार सकते हो तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा, बंदूक को नहीं मार सकते तो प्रेपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन चाहिए, यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी हमें प्रेपोजिशन तब नहीं चाहिए अगर मुझे पता है कि मैं इस लड़के को मारा है। अगर एग्जामिनर आगे लिख देता है आई किल्ड अ बॉय, ठीक है, अब मेरे को मुझे देखना है कि मैंने मक्खी की मदद से लड़के को मारूंगा, लड़के की मदद से मक्खी को मारूंगा। चांसेस है कि मैं मक्खी को मारूंगा तो मेरा यहाँ पे प्रेपोजिशन आना चाहिए, क्यों गलत है, क्योंकि नहीं तो इसका क्या मतलब है, मैंने लड़के को भी मारा और मक्खी को भी मारा, तो यहाँ पे एंड होना चाहिए था। तो दिस इज़ व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि एक वर्ब नाउन रिलेशनशिप होती है। अगर एक पर्टिकुलर वर्ब एक पर्टिकुलर नाउन के साथ हो सकता है तो आपका वहाँ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन एरर। डिस्कस अबाउट समथिंग, मैरिड के साथ हमेशा टू आएगा। बच्चे रट के जाते हैं और क्वेश्चन गलत होने लगता है। एक बार मैरिड की बात कर लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। आई मैरिड एंड आई एम मैरिड, अगर मैं बोलूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो आई मैरिड, यहाँ पे मैरिड है वर्ब, यहाँ पे मैरिड है एडजेक्टिव। तो सेम वर्ड है लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। हिंदी बोलूँ तो मैंने शादी की और मैं शादीशुदा हूँ, राइट। तो मैंने शादी की, मैं लिखता हूँ। अब फ़र्क देख लेते हैं। अब ये वर्ब है, ये नाउन है या प्रोनाउन है? क्या मैं किसी से शादी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये हो गया ठीक। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। वाई? बिकॉज मैरिड इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। आप कितना भी रट के जाइए कि मैरिड के साथ हमेशा टू आएगा, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, आप खुशी खुशी टू लिखा है और आपका क्वेश्चन गलत हो गया, राइट। तो आपको ये बात समझ के जानी है कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये जो मैरिड का रूल होता है यहाँ पे है, आई एम मैरिड हर, मैं शादीशुदा वो, नहीं हो सकता ना। अब हमें कोई प्रेपोजिशन चाहिए, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आता है दैट इज़ टू। तो जो मैरिड के साथ हमेशा टू लगता है वो कब लगता है? जब मैं मैरिड को
एडजेक्टिव बनाता हूँ और नाउन के साथ कनेक्ट करता हूँ। अगर मैरिड वर्ब है तो मैं डेफिनेटली किसी से शादी कर सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब हम जहाँ बात कर रहे हैं हम वर्ब और नाउन की रिलेशनशिप की ही बात करेंगे। सो अब टू और फॉर और विद में अगर डिफरेंस की बात करूँ तो अगर तीनों में वर्ब के बाद नाउन लगा है तो टू बात करेगा सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज की, एक जने से दूसरे जने के पास वो चीज़ गई या दोनों ने आपस में अदला बदली करी। फॉर बात करेगा उसके फ़ायदे की, और विद बात करेगा टुगेदर, या इसको मैं प्लस भी बोल सकता हूँ, राइट। सो दो सेंटेंसेस तो हमारे पास हैं, आई मैरिड हर एंड आई एम मैरिड टू हर। अब मैं दो सेंटेंस और लिख लेता हूँ। अब तीसरा सेंटेंस है आई मैरिड मनी। तो आई मैरिड मनी का क्या मतलब हो गया, मैंने पैसे से शादी की है। आई थिंक नहीं हो सकता, राइट। तो मे बी अगर आप दहेज के लिए शादी कर रहे हो, प्यार के लिए शादी कर रहे हो, इंडिया में तो मम्मी पापा के लिए भी शादी होती है, मम्मी पापा के लिए शादी कर रहे हो मम्मी का ख्याल रखने के लिए, तो ऑल दैट इज़ आई मैरिड फॉर मनी, राइट। अगर आप टू लिख दोगे तो वैसे ही गलत है क्योंकि ये वर्ब है। कुछ नहीं लिखोगे तो इसका क्या मतलब है, मैंने पैसे से शादी की, मैंने प्यार से शादी की। आप पैसे और प्यार से शादी नहीं करोगे, पैसे और प्यार के लिए, कुछ पाने के लिए, किसी चीज़ के फ़ायदे के लिए शादी करोगे, तो इसलिए यहाँ पे आया फॉर। तो आई मैरिड फॉर मनी। अब अगर मैं लिखता हूँ, एग्जामिनर होता है आई मैरिड माई ब्रदर, तो अब मैं इसका क्या मतलब है, मैंने अपने भाई से शादी की। तो भाई से तो शादी आप कर नहीं सकते, भाई के लिए शायद कर सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं विद लगाता हूँ इसका क्या मतलब हो जाता है, टुगेदर। मतलब आपकी और आपके भाई की शादी एक साथ हुई, मतलब उस दिन दो शादियाँ हुई, एक शादी आपकी हुई और एक शादी आपके भाई की। तो आई मैरिड विद माई ब्रदर का क्या मतलब हुआ, मैंने अपने भाई के, मेरी शादी मेरे भाई के साथ हुई थी। और इसका क्या मतलब, मैंने किसी से शादी की थी। तो जो हम से की बात करते हैं उस ज़रूरी नहीं है टू आए। सो आई मैरिड हर, कोई प्रेपोजिशन नहीं है। मैरिड टू हर, एम लगा, वॉज लगता तो टू लगेगा। आई मैरिड फॉर मनी, फॉर लव, फॉर दिस, फॉर दैट, तो किसी चीज़ के फ़ायदे के लिए। एंड आई मैरिड विद माई ब्रदर, तो आई मैरिड विद माई ब्रदर इज़ भाई के साथ आपकी शादी हुई थी, भाई से आपकी शादी नहीं हुई, राइट। एक और वर्ड इसमें देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। अगेन मैं हमेशा ये चैट वर्ड देता हूँ TTYL, तो आप में से जितने लोगों के गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हैं डेफिनेटली जब आप चैटिंग करते होंगे व्हाट्सएप पे तो TTYL लिखते होंगे, तो नहीं लिखते हैं तो आगे से लिखना शुरू कर देना। तो TTYL का मतलब होता है टॉक टू यू लेटर। तो अब जब मैं टॉक टू यू लेटर की बात कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, यार चलो तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो यहाँ पे टू क्यों आया, टॉक के साथ टू क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि हम अदला बदली की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता हूँ मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज मेरी तरफ से मैसेज आपकी तरफ जा रहा है। सो देयर इज दिस एक्सचेंज इन मैसेज, दैट इज़ वाई टॉक के साथ वी नॉर्मली से टू। बट अब क्या है, एग्जामिनर क्या करेगा, बुक्स में लिखा होगा कि टॉक के साथ हमेशा टू आता है, एग्जामिनर सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देगा और बाकी दोनों भी आ जाएंगे। तो आइडियली जब तक मुझे हिंट नहीं मिली है टॉक के साथ टू आएगा, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं टॉक फॉर यू बोलता हूँ तो फॉर का क्या मतलब हुआ, अब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो फॉर का मतलब क्या हुआ, फ़ायदा। तो फॉर एग्जांपल आप में से जितने लोगों को अपने पापा से डर लगता है और आपको से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये चाहिए, अब आपको डर लग रहा है पापा से मांगूँ कैसे, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी मम्मी को बोलेंगे, ठीक है मम्मी दिला दो यार, मम्मी पापा से बोलो 5,000 रुपये दे दें, 1,000 रुपये दे दें, 500 रुपये दे दें, एंड देन योर मॉम विल टॉक फॉर यू। अब क्या है, आपकी मम्मी आपके पापा से जो बात कर रही हैं वो आपके फ़ायदे के लिए कर रही है। तो टॉक फॉर यू का क्या मतलब हुआ, तुम्हारे फ़ायदे के लिए जब कोई दूसरा आदमी बात करेगा, दैट इज़ टॉक फॉर यू, राइट। इसी तरह से मैं टॉक विद यू बोलता हूँ, टॉक विद यू बोलता हूँ तो इसका क्या मीनिंग है, तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ इन द सेंस। अगेन से स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं, टीचर ने आपको देखा बात कर रहे थे अपने दोस्त के साथ, टीचर ने आपको 2 थप्पड़ मारे बैठा दिया, आप फिर बात कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, टीचर ने कहा जाओ प्रिंसिपल के पास जाओ। अब आपको लग रहा है डर, आप अपने दोस्त को ज़बरदस्ती हाथ खींचते हो कि यार तेरे साथ ही बात करूँगा प्रिंसिपल से, नहीं तो मैं तो बात कर नहीं रहा।
तो टॉक विद यू का क्या मतलब हुआ, आप दो लोग किसी तीसरे आदमी से बात कर रहे हो, तो आप दो लोग वहाँ खड़े हो जिससे कि आपको लगता है कि शायद आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो टॉक विद यू का मतलब आप दोनों लोग साथ में बात कर रहे हो किसी तीसरे आदमी से। तो टॉक टू यू आपस में बात हो रही है, टॉक फॉर यू किसी के फ़ायदे के लिए आप बात कर रहे हो, जैसे मैंने मम्मी वाला एग्जांपल दिया, एंड टॉक विद यू इज़ आप दोनों लोग किसी तीसरे से बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू फॉर विद। अब पहले वाले से कंफ्यूज नहीं होना। पहला वाला क्या था, जब मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाता हूँ, अब इसके बाद टू और फॉर जो आता है वो हमने इससे पहले बात करी थी, पर्पस। तो मुझसे क्यों बात करते हो, मेरे लिए क्यों बात करते हो, या मेरे साथ क्यों बात करते हो। इसके आगे टू और फॉर आएगा तो पहला वाला पॉइंटर है, सेंटेंस के बीच में लगेगा तो दूसरा वाला पॉइंटर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट हो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। थोड़े से भी ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा डाउट्स लग रहे हैं तो हम इसका एक और सिंप्लीफाइड वर्जन या कुछ क्वेश्चंस आपको करा देंगे एक वीडियो में। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग, जब मेरे को टू और विद में से डिफ्रेंसिएशन करना है। अब वर्ब्स और नाउन्स का हम कर चुके हैं। एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल है, ये अगर आप याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, बट ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। नाउ इट इज़, जब एक क्वालिटी और एक नाउन को कनेक्ट किया जाएगा और आपके पास टू और विद का ऑप्शन होगा और आपको इन दोनों में से एक को पिक करना है, तो हिंदी मीनिंग दोनों का सेम हो जाएगा, साथ या से, वॉटएवर जिस भी तरह से आप हिंदी में यूज़ करना चाहते हैं। बट जब है ना कनेक्ट एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन, तो टू और विद ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये अभी XY में आया हुआ अभी क्वेश्चन है, प्लस ये सबका ठीक भी होता है। तो अगर मैं हैप्पी लिख रहा हूँ तो हैप्पी के साथ क्या आना चाहिए, विद या टू। तो जितने लोगों ने, अभी फॉर का ऑप्शन नहीं है, फॉर होता तो बिल्कुल ठीक होता, तुम्हारे लिए खुश हूँ, बट विद इज तुम्हारे काम से खुश हूँ। एंड काइंड के साथ क्या आना चाहिए, टू। तो जितने लोगों को यही आंसर लग रहा था, गुड। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें समझना क्या है कि ऐसा होता क्यों है। जब दोनों सेंटेंसेस सेम है, एक एडजेक्टिव है, नाउन है, तो एक में विद और एक में टू क्यों लगेगा। सो ये आपको बस बेसिकली आपको याद रखना है कि अगर एडजेक्टिव और नाउन के बीच में फिल इन द ब्लैंक है और आपको टू और विद दिया, तो आपको ये लॉजिक याद आ जाना चाहिए। नाउ द लॉजिक इज, इफ माई एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट इमोशंस और फीलिंग्स, तो अगर मेरा जो एडजेक्टिव है वो इमोशन और फीलिंग की बात करेगा तो टू और विद में से मैं विद लगाऊंगा, और अगर मेरा एडजेक्टिव एक्शंस की बात करेगा तो मैं टू लगाऊंगा। अगर इसको समझाना है एक डिटेल में हम बात करें कि अगर वो आपके काम से खुश है, अगर आपके पापा आपके काम से खुश हैं, बहुत सारों के पापा बच्चे बोलते हैं कि सर खुश तो होते हैं बट कभी तारीफ़ नहीं करते, राइट। तो योर डैड इज़ हैप्पी विद यू। अब वो तारीफ़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनकी मतलब उनकी मर्ज़ी है, बट वो आपके काम से तो खुश है ना, ही इज़ हैप्पी विद यू। तो ये उनकी फीलिंग है। जब आप 90% ले आओगे, जब आप अपने एग्ज़ाम में निकल जाओगे, तो आपके पापा को बहुत खुशी होगी। एंड काइंड टू यू में क्या हुआ, काइंड इज़ दयालु। तो कोई आपके लिए कैसे दयालु होगा, कोई आपकी तरफ कैसे वो होगा, ये मुझे कब पता चलेगा, जब वो मेरी मदद करेगा। जब अचानक से आपके पापा, आपके 99% मार्क्स है, आपके पापा ने जेब से 2000 रुपये निकाल के आपको कहा लो बेटा जाओ पार्टी कर लो, तो क्या हो जाएगा, आपके पापा क्या हो गए, आपकी तरफ काइंड हो गए। तो काइंड में मुझे एक्शन करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि वो दयालु है। जब तक वो एक्शन नहीं करेगा नहीं पता चलेगा। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। जितने भी एडजेक्टिव एक्शंस बताएंगे उन सब जगह टू लगेगा, जितने भी एडजेक्टिव इमोशंस बताएंगे उनके साथ विद लगेगा, अगर आपको टू और विद में डिफ्रेंशिएट करना है। दो वर्ड्स और लिख लेते हैं। पहला वर्ड है एंग्री। अब अगर आप पे मुझे गुस्सा आ रहा है तो भी मैं आपको बोलूँ नहीं बोलूँ, चिल्लाऊँ नहीं चिल्लाऊँ, मेरी मर्जी है। तो एंगर इज़ मोर ऑफ एन इमोशन कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, राइट। सो एंग्री के साथ क्या लगेगा, बिकॉज इट्स एन इमोशन, एंग्री विद यू। मेरा जब मैं रूड पे मूव कर जाऊंगा तो रूड इज़ नॉट एन इमोशन। रूड क्या है, बदतमीजी करना। जब मैं आपको डांटूंगा, मे बी गाली दूंगा, ऑल दैट इज़ रूडनेस। तो कोई आदमी रूड है वो कैसे पता चलेगा, जब वो बोलेगा, जब वो मुझसे गंदी तरह से बात करेगा, तो ये एक्शन हो गया। तो रूड टू यू। तो जब भी ये रूल आएगा, अगर आपको इस एडजेक्टिव का मीनिंग पता है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नहीं पता है तो फालतू रिस्क मत लेना, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इस शब्द का मीनिंग ही नहीं पता और आपको यही नहीं पता कि ये फीलिंग है, इमोशन है, तो तुक्का मारने से अच्छा है कि आप इसको छोड़ दें।
राइट, या फिर बगल वाले से पहले मीनिंग पूछो फिर उसको सॉल्व कर लो, राइट, तो वो आपकी मर्जी है, बट तुक्का मत मारना, राइट। So this is the third difference. Let's just quickly talk about the fourth one and then we'll be done. So guys, this is the fourth one. जब मैं डेस्टिनेशन की बात करूँगा, अब यहाँ पे मेरे को ये बात समझ लेनी है, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल। तो अगर आप किसी जगह की बात कर रहे हो तो हमने सुना है कि गो और कम के साथ हमेशा टू लगता है। तो हमें पहले तो ध्यान रख लेते हैं कि अगर हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं तो गो के साथ टू, कम के साथ टू, अराइव के साथ लगेगा इन ऑन एट, टू नहीं लगेगा। इन ऑन एट का वीडियो आप हमारा पहला देख सकते हैं, इन ऑन एट फॉर लोकेशंस। तो इन ऑन एट में कहाँ इन लगेगा, कहाँ ऑन लगेगा, कहाँ एट लगेगा, उसके लिए हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। उन तीनों में आपको जब लोकेशन में डिफरेंस पता होगा तो आप अकॉर्डिंगली अराइव के साथ इन ऑन एट लगा सकते हैं। और रीच के साथ लगेगा नो प्रेपोजिशन। स्पॉटिंग एरर्स की बात करूं एसएससी, सीएचएसएल, सीडीएस और एनडीए की, तो रीच सबसे ज़्यादा आता है। आई रीच इन दिल्ली, आई रीच टू दिल्ली, आई रीच एट दिल्ली, सब गलत है। तो अगर आपकी मंजिल की बात कर रहे हो तो रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, राइट। सो पहले एक जनरल सेंटेंस लिख लेते हैं, राइट। सो गो के साथ टू दिल्ली, कम के साथ टू दिल्ली, अराइव के साथ डिपेंडिंग ऑन दिल्ली क्या लगेगा वो आपको देखना पड़ेगा। इन आएगा यहाँ पे आंसर डिपेंडिंग ऑन दिस वर्ड, बट इसके लिए आपको इन ऑन एट का वीडियो देखना पड़ेगा। एंड आई रीच दिल्ली, रीच इन दिल्ली, ऑन दिल्ली, एट दिल्ली, सब गलत हो जाएगा। तो स्पॉटिंग एरर्स में हमारे को नो प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ड। अगर आप पास्ट ईयर्स भी देखेंगे तो आपको रीच काफ़ी दिखेगा। सो द नेक्स्ट पार्ट हेयर इज़ कि मैं डेस्टिनेशन को किसी और चीज़ से कंफ्यूज ना करूं, राइट। तो मैं अब गो और कम पे आ जाता हूं, अराइव और रीच की बात हो गई है। अब पहले वाला जो सेंटेंस है आई गो डैश पार्क, यहाँ पे पार्क एक डेस्टिनेशन है, एक जगह है, तो हमारे को ये वाला रूल लगाना है, आई गो टू पार्क। जैसे ही मैं मॉर्निंग वॉक लिखता हूँ तो मेरा सेंटेंस यहाँ ख़त्म हुआ। आप जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, आप पार्क में जाते हो, आप जाते हो, आप किस लिए जा रहे हो, पर्पस। तो ये हमारा वीडियो के स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन था वो वाला रूल हो गया। अब मॉर्निंग वॉक नाउन है तो मैं यहाँ लगाऊंगा फॉर। अगर यहाँ पे मैं वर्ब लिख देता तो मैं लगाता टू, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। तो ये डेस्टिनेशन नहीं है तो ये वाला रूल नहीं लगेगा। दिस रूल इज ओनली एंड ओनली फॉर डेस्टिनेशन। सो गो और कम के साथ हमेशा टू लगेगा इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं तो टू नहीं लगेगा। फिर कौन से उसमें फिट होता है वो मेरे को देखना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में या थर्ड वाले में, एंड अकॉर्डिंगली मैं उसे सॉल्व करूँगा। सो हमारा लास्ट पार्ट है आज का कि हम कहाँ पे गो और कम के साथ टू यूज़ नहीं कर सकते। तो अनस्पेसिफिक जगहों के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके लिए मैं सबसे पहले अनस्पेसिफिक का हम थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करेंगे। सो दिल्ली इज़ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। दिल्ली इज़ स्पेसिफिक। सिटी बिल्कुल अनस्पेसिफिक है, लेकिन सिटी को भी हम स्पेसिफिक में डालेंगे। क्यों, अब हम समझ लेते हैं। ये यहाँ जो हम अनस्पेसिफिक की बात करते हैं, हम उन जगहों की बात करते हैं जो एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके की जगहों के लिए वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। अब सिटी आप कितनी तरीके की जगहों के लिए यूज़ कर सकते हो। आप गांव को सिटी नहीं बोल सकते, आप कमरे को सिटी नहीं बोल सकते, आप क्लासरूम को सिटी नहीं बोल सकते। सिटी केवल शहर के लिए यूज़ होगा। क्योंकि सिटी केवल एक ही तरीके की जगह के लिए यूज़ होगा तो इस रूल में हम उसको स्पेसिफिक मानेंगे। तो अब हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके की जगहों के लिए यूज़ हो सके। फॉर एग्जाम्पल हेयर। अब मैं कैमरे में मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए कैमरा या ये कमरा जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हेयर हो गया। आप मोबाइल में देख रहे हैं या जहाँ पे भी आप देख रहे हैं आपके लिए वो जगह हेयर हो गई। तो हेयर इज़ वन वर्ड जो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। हेयर का ऑपोजिट क्या होता है, देयर। इसी तरह से इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, हेयर, देयर, अप हिल, डाउन हिल, आउटसाइड, इनसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, इनके साथ टू नहीं आता। सो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा, आई गो देयर, आई कम हेयर। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो सबसे ज़्यादा आता है और जिसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, वो वर्ड होता है, अगर आपने मेरी इन ऑन एट की वीडियो देखी है तो हमने इसकी बात इन ऑन एट में भी की थी, बिकॉज इन ऑन एट भी नहीं लगता इनके साथ और टू भी नहीं लगता। तो अब अगर मैं विदेश जाता हूं या विदेश गया था, आई वेंट टू अब्रॉड गलत हो जाएगा। स्पॉटिंग एरर्स में आएगा ही वेंट टू अब्रॉड और आप टू को गलत करके आएंगे, राइट। सो दिस वॉज अ बेसिक
डिस्क्रिप्शन ऑफ टू, 4 डिफरेंट तरीके जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे पहला टू और फॉर, दूसरा टू फॉर विद, तीसरा टू एंड विद, एंड चौथा जब हम मूवमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा थोड़े से टू और होते हैं जो हम मोडाल्स वगैरह में और एक बार और कवर करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आई वुड लाइक यू गाइज टू कमेंट सो दैट वी कैन मेक वन मोर वीडियो, या मैं आपके डाउट्स या क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.